अब घर वालों की संतुष्टि के लिए ड्रॉप मत लेना। हमारे कम नंबर आए क्यों? क्योंकि नीट का लेवल नहीं था। दिस पेपर टोल्ड अस कि आप स्ट्रेस में आप कैसे रिएक्ट करते हो। जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ लिया। पेपर डिफिकल्ट आता है तो जो रट्टू होते हैं ना वो तो यूजुअली ऐसे ही हट जाते हैं। फिर हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतना टफ पेपर आ गए थे एकदम से कि मुझे अब 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक मेरा डीएम बॉक्स, मेरा मेल बॉक्स भर चुका है। सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज का जो टॉपिक है मेरा डीएम बॉक्स, मेरा मेल बॉक्स भर चुका है विथ नीट एस्पिरेंट्स आस्किंग कि मुझे अब 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। या फिर मेरा अब हो चुका है, मैं कौन से अदर ऑप्शंस में एनरोल कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके 400 नंबर आए इस बार, 400 प्लस नंबर, सो आई थिंक कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं और तुमने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करी है तो तुमको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार टफ पेपर आया था या फिर हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंककि इतना टफ पेपर आ गए थे एकदम से, तो टफ पेपर आया था तो 720 भी तो नहीं आए किसी के, 720 नहीं आए। पहला बच्चा 686 पे आया है एंड 600 पे 1000 रैंक है। तो मतलब एक्चुअली में तो तुम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो तो 600 वाले बच्चे ने भी छोड़ा है, तो तुम भी डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के तुम सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके तुम भी मार्क्स ला सकते थे। लेकिन तुम इंस्टीड ऑफ सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस तुम फ्रीक आउट करे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये तो ऑफ कोर्स दिस वाज योर मिस्टेक। इस पे आप पेपर को दोष नहीं दे सकते हो कि पेपर डिफिकल्ट आया था। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अब मैं डिफिकल्ट पेपर की तैयारी करूंगा 2026 के लिए तो मेरा 2026 हो जाएगा, तो नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सिलेक्टिव क्वेश्चनिंग कि मतलब मैं कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए, किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ। तो तुमको सिलेक्टिव करना पड़ेगा और टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो लेंदी था, डिफिकल्ट था, लेकिन टाइम मैनेज अगर तुम करते तो तुम्हारे पास पता सारे क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम भी रहता। सारे क्वेश्चंस पढ़ते तब तुमको समझ आता कि तुम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है, आप ड्रॉप तब लो जब आप खुद के लिए ये करो, खुद में विश्वास रखो कि अब मैं अब डिफिकल्ट नहीं, मुझे अब पेपर देने पे फोकस करना है। अगर डिफिकल्ट पेपर भी आ रहा है तो भी मुझे उसको देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आइलैंड में अगर डिफिकल्ट मॉक टेस्ट दे दिया तो नहीं ये नीट का ये नीट का लेवल नहीं है तो हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे कम नंबर आए क्यों? क्योंकि नीट का लेवल नहीं था। तो तुम थोड़ा सा भी डिफिकल्ट पेपर मॉक टेस्ट में क्या देते तुम बिल्कुल कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तुमको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, स्ट्रेस झेलना सीखना पड़ेगा। लिटरली दिस पेपर टोल्ड अस कि आप स्ट्रेस में आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही आउट हो गए। तो देखो, तुम्हारे पेपर की गलती नहीं थी, ये गलती थी कि तुमने सिलेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया। तो अगर तुम सोचो कि अगले साल मैं बहुत डीप में पढ़ूंगी एनसीईआरटी और बहुत जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो नहीं, तुमको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है लेकिन तुमको पेपर देने पे ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन जस्ट स्टडिंग। और पेपर अच्छा डिफिकल्ट आने से तुम्हारा ही फायदा होता है, बिकॉज पेपर डिफिकल्ट आता है तो जो रट्टू होते हैं ना वो तो यूजुअली ऐसे ही हट जाते हैं। सिर्फ जो टॉपर रहते हैं, जिनने अच्छे से जिनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं ना, सिर्फ वो लोग बचते हैं। तो पेपर डिफिकल्ट आना इज लाइक अ गुड थिंग फॉर यू। तो अगर तुम इन सब चीज़ फिर से अगर तुम 18 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो तो ड्रॉप लो। फिर से अगर तुम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दिन में 200 क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो तो ड्रॉप लो। अगर अब तुम एनसीईआरटी को एक अच्छे से पढ़ने के लिए उसके लाइन बाय लाइन करने के लिए तैयार हो तो ड्रॉप लो। एंड अगर तुम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो आई वुड से, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो बीएमएस वुड बी द ग्रेट ऑप्शन। मैं एमबीबीएस के बाद अगर किसी फील्ड को रखूंगी तो दैट वुड बी बीएमएस, क्योंकि आप उसमें आगे जाके आप उसमें सर्जन भी बन सकते हो इफ़ यू वांट। एंड बीएचएमएस उसके बाद देन बीएचएमएस बीडीएस ऑन द सेम लेवल। एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अगर आप नहीं ये चीज़ आपको खुद रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब आप और कर सकते हो कि नहीं, या फिर अब आपको ड्रॉप लेना चाहिए। चीज़ आपको खुद रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब मेरा हो गया है, मैं जितना कर सकती थी, मेरे में जितनी ताकत थी, जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ लिया, अब मैं और नहीं पढ़ सकती। अब घर वालों की संतुष्टि के लिए ड्रॉप मत लेना, क्योंकि फिर अगर इस साल फिर अगले साल भी नहीं ही होगा। तो ये चीज़ तुमको थोड़ा रियलिटी चेक अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं एमपी वाले यूजुअली कि स्कॉलरशिप्स का क्या रहता है।
तो मैं मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हूँ, ऑफ कोर्स चिरायू मेडिकल कॉलेज विच इज़ अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन एमपी। मेधावी का जो प्रोसेस रहता है, इट्स लाइक कि आपको नॉर्मल काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। पीपल आर थिंकिंग कि मेधावी कुछ अलग ही है, मतलब इसकी अलग ही काउंसलिंग होती होगी, तो नहीं, आपको नॉर्मल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको स्टेट की जो एमसीसी की वेबसाइट रहती है, एमपीडीएमई करके वेबसाइट रहती है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है, रिफंडेबल एक नॉन रिफंडेबल होता है, वो सब लगता है। तो बस वो दिन रहता है। आपको नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होता है। लाइक मुझे फर्स्ट राउंड में चिरायू मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया था, तो मैंने चिरायू मेडिकल कॉलेज में आई, मैंने पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट, मतलब जब फ़ी भरने की बारी आती है तो आपको आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाना रहता है कि आपको उस टाइम लगाना पड़ता है मेधावी का कार्ड, जिसमें मतलब मेधावी का फॉर्म आपको उस टाइम लगाना रहता है। मेधावी का जो परफॉर्मा वगैरह, तो उस टाइम मेधावी का फॉर्म लगता है। मतलब काउंसलिंग तो नॉर्मल होती है, नॉर्मल एडमिशन भी आपका नॉर्मल ही होता है। काउंसलिंग में आपका नाम आता है, जिस कॉलेज में नाम आया आप उस कॉलेज में जाओ, वहाँ पे जब पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद जब फी भरने की बारी आती है तब आपको मेधावी का फॉर्म लगाना रहता है उसमें। और उसमें मेधावी के 2 क्राइटेरिया रहते हैं सिर्फ, कि आपके जो मतलब अगर आप सीबीएसई से हो तो आपका 85% मार्क्स आने चाहिए 12th में, अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो आपके 70% मार्क्स आने चाहिए। एंड आपकी टोटल फैमिली इनकम, मतलब मम्मी पापा दोनों कर रहे हैं तो दोनों का मिला के टोटल फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप मेधावी के लिए एलिजिबल हो, और आप कॉलेज में एडमिशन के बाद जब फी भरने की बारी आए तो आप मेधावी का फॉर्म लगा सकते हो। उस फॉर्म के साथ आपको ये 2 एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ती है, 12th की मार्कशीट लगानी पड़ती है, और आपको अपना आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, आपके पापा का या फिर मम्मी का, जिसका भी। तो ये आप करना पड़ता है। और उसके बाद मतलब आपका नॉर्मल एडमिशन हो जाता है। फिर आप अपने हॉस्टल की फ़ी तो आपको खुद ही पे करनी रहती है, इसमें हॉस्टल की फ़ी नहीं आती है, इसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी आती है, जो कि मतलब मेरी चिरायू में, जो मेरे से इतने सारे लोगों ने पूछा कि चिरायू की फ़ी क्या है, तो इन 2024 इट वॉज 16.75 लाख इन 2024। एंड अब पता नहीं बढ़ गई होगी, तो आई डोंट नो। एंड एनआरआई एडमिशन की इस बार आई गेस 1,30,40 लाख समथिंग है, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एनआरआई एडमिशन। तो नॉर्मल फी 16.75 लाख, एंड एनआरआई एडमिशन के लिए इट्स 1,30 लाख। एंड जब आप नॉर्मल फ़ी के लिए आप मेधावी लगा देते हो तो वो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। आप अपना हॉस्टल का फ़ी पे करो, आप अपने बॉन्ड्स वगैरह का पे करो, तो बस आपको अपना हॉस्टल का फ़ी पे करना रहता है, और आपके जो नॉर्मल मिसलेनियस फ़ी रहती है आपको वो सब पे करनी रहती है। बाकी फ़ी आपको गवर्नमेंट देती है, मतलब जब भी फिर गवर्नमेंट इस सब को प्रोसेस करेगी। फिर आफ्टर सम मंथ्स आपका गवर्नमेंट पोर्टल ओपन होगा मेधावी के लिए, उस टाइम आपको मेधावी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक्सेट्रा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब वो साइट पे डाल देते हो, वो साइट फिर आपको ग्रीन टिक दे देती है कि हाँ, हरी झंडी, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर मेधावी। तो फिर आपके अकाउंट में जो भी आप उसमें अकाउंट डिटेल्स डालते हो, उस अकाउंट में आपको आपका ट्यूशन फी, लाइक अगर मेरी बात करें तो मेरे अकाउंट में 16.75 लाख आएंगे अगर मैं मेधावी के लिए एलिजिबल हूँ तो। और फिर वो अमाउंट डायरेक्ट आपको कॉलेज के अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर देना रहता है डायरेक्ट। तो इट्स सिंपल कि आप नॉर्मल काउंसलिंग से एडमिशन लो, एडमिशन लेने के बाद आप फ्री टाइम पे आप मेधावी का फॉर्म लगा दो, और उसके साथ उसके एलिजिबिलिटी जो 2 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अटैच कर दो। एंड जस्ट नॉर्मल जब फॉर्म भरा, जब 2-3 महीने बाद पोर्टल स्टार्ट होता है, पोर्टल पर रजिस्टर कर लो। पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद जब आपकी फ़ी आपके अकाउंट में आ जाती है तो आप उसको कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दिस इज़ द होल प्रोसेस। मेधावी का कोई सा अलग सा क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती है, काउंसलिंग सबकी एक साथ ही होती है स्टेट वेबसाइट की एमपीडीएमई पे। सो दिस वॉज इट, ये था मेधावी के लिए प्रोसीजर। एंड बाकी और भी योजनाएं होती हैं तो उनका भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर ही होता है कि काउंसलिंग के टाइम पे तो सब काउंसलिंग जैसे ही होता है। एंड जब फी पे करने की बारी होती है, जब आपको अलग अलग योजना के लिए अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ता है। एंड मेन थिंग इज कि अगर आप एमबीबीएस में एक बार में फेल हुए तो आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है, मेधावी खत्म हो जाती है। जो मुख्यमंत्री एक और जो पोस्ट मैट्रिक वगैरह जो है, जन कल्याण वगैरह जो है, वो सब चलती है फिर भी। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो मेधावी वुड भी उधर ही वो खत्म हो जाएगी।
फिर आपको खुद ही पे करना पड़ेगा अपना लैक्स में अमाउंट। तो अच्छे से पढ़ाई करो। फिर अगर आप मेधावी से आ रहे हो तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। एंड यही है कि आपको अच्छे से, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आप फिर मतलब अगर आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो फिर मतलब दूसरी फील्ड अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो फिर ड्रॉप वुड बी रिस्की ऑप्शंस फॉर नाउ। क्योंकि मतलब तो ये आपको सेल्फ एनालाइज ही करना पड़ेगा कि आप अब आई डोंट नो व्हाट टू से यू। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मुझसे इतना ज़्यादा लोगों ने पूछ के मुझे लिटरली पागल कर दिया है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बाय।